हम यूज कर रहे होते हैं। 3 मेजर फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द अटेन्यूएशन, कि किस तरह से हम अटेन्यूएशन को अचीव कर सकते हैं, रिडक्शन इन द पीक ग्राउंड को अचीव कर सकते हैं। नंबर 1, फर्स्ट द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द अर्थक्वेक मे बी कंसीडर्ड टू बी रेडिएटेड अवे फ्रॉम द सोर्स एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल वेव्स। कि सबसे पहली चीज क्या है कि जैसे ही कोई अर्थक्वेक इरप्ट होता है, जैसे आप सोर्स से जितना दूर चले जाते हो, एक पॉइंट एपिसेंटर से जितना आप दूर की तरफ जाते हो, उतना ही वेव्स बेसिकली आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, रेडिएट हो जाती हैं, एक डिस्पर्स हो जाती हैं, जो कि कन्वर्ट हो जाती है टोटल एनर्जी बेसिकली स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल वेव्स के अंदर, जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं कि पहला तो ये अटेन्यूएशन पॉइंट है जिसके अंदर टोटल एनर्जी ट्रांसमिट हो गई इनटू स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल वेव्स के अंदर, और जितना आप एपिसेंटर से दूर चले जाते हो इनका इफेक्ट जो है वो उतना ही रिड्यूस होता जाता है। कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सीलरेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज हैं, कि हमारा जो स्ट्रक्चर है और जितना आप एपिसेंट्रल डिस्टेंस से दूर चले जाते हो उतना ही वो कम होता जाएगा। उसके बाद हमारे पास द इंक्रीज इन सरफेस एरिया of the wave fronts as they move away from the source implies that accelerations will decrease with distance, कि जितना आप मूव करते जाओगे एपिसेंट्रल डिस्टेंस से, आपकी जो पीक ग्राउंड एक्सीलरेशंस हैं वो कम होती जाएंगी। उनके लिए डिफरेंट रिलेशनशिप्स या टर्म्स जो प्रोपोर्शनल दिए गए वो ये थे re⁻⁻², re⁻⁻1, re⁻⁻2, वेयर r बेसिकली इज द डिस्टेंस, जो कि आप सोर्स पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, सोर्स एज अ इन द सिलेंड्रिकल एक्सिस फॉर्म। And second basically attenuation relationship क्या था, the total energy transmitted is reduced with the distance due to material attenuation or damping of the transmitting medium। कि पहला केस क्या था कि एनर्जी जो है पीक ग्राउंड एक्सीलरेशंस जो है वो सोर्स पॉइंट से जितना आप दूर जाते जाओगे वो रिड्यूस होती जाती हैं और टोटल एनर्जी जो है वो रेडिएट हो जाती है। इन सेकंड केस के अंदर जो मटेरियल है बेसिकली जो लेयर्स हैं सॉइल की या जो डंपिंग है सॉइल के अंदर डिफरेंट लेयर्स के दरमियान, वो आपके टोटल एनर्जी को ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। And this was the second attenuation relationship, and third attenuation relationship may result from the wave scattering at interfaces between different layers of material। पहले केस के अंदर सेकंड में क्या था कि डिफरेंट मटेरियल्स हैं, ओनली लेयर्स की बात नहीं हो रही। थर्ड केस के अंदर हमारे पास जब डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल्स आ जाती हैं तो एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और वेव्स जो है वो स्केटर हो जाती हैं। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि पीक ग्राउंड एक्सीलरेशंस हैं, जैसे ही सोर्स पॉइंट में हमारे पास एक अर्थक्वेक अपीयर होता है, जैसे आप डिस्टेंस जो है एपिसेंटर से डिस्टेंस आप मूव करते जाते हो, जो आपकी एनर्जी है या पीक ग्राउंड एक्सीलरेशंस वो बेसिकली रिड्यूस होती जाती हैं हर केस के अंदर। तो ये हमारे पास जो है वो पीक ग्राउंड अटेन्यूएशन रिलेशनशिप्स कराते हैं, जिनकी बेस पे हम जो है वो पीक ग्राउंड एक्सीलरेशन का एक ट्रेंड डेवलप करते हैं रिलेशनशिप, जो कि हम सीस्मिक एनालिसिस के अंदर यूज भी करते हैं। Now it would appear that for small to moderate earthquakes, source could reasonably be considered as a point source and spherically radiating waves would characterize attenuation. However, for large earthquakes with fault movement over several hundred kilometers, cylindrical waves might seem more appropriate, although this assumes instantaneous release of energy along the entire fault surface। वही चीज़ है कि जितना आप स्मॉल टू मॉडरेट अर्थक्वेक के अंदर बात करते हो तो स्फेरिकली जो रेडिएटिंग वेव्स हैं वो कैरेक्टराइज हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, अटेन्यूएशन डेवलप हो जाता है, उनके अंदर रिडक्शन आ जाती हैं। हाउएवर कि लार्ज अर्थक्वेक के केस के अंदर हो सकता है कि ये लॉ हमारा अपीयर ना हो रहा हो, क्योंकि वहाँ पे जो एक फॉल्ट के दरमियान मूवमेंट होती है वो मोर देन इवन सेवरल 100 किलोमीटर्स के अंदर होती है। वहाँ पे एनर्जी जो इंक्रीज होती है या एरप्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा हायर होती है और वो अलॉन्ग द होल एंटायर फॉल्ट सरफेस के दरमियान होती है। Hence, attenuation relationships for small and large earthquakes might be expected to exhibit different characteristics। ये इस वजह से लार्ज अर्थक्वेक्स और स्मॉल अर्थक्वेक्स की जब हम आपस में कंपेयर करते हैं तो हो सकता है कि जो हमारे अटेन्यूएशन रिलेशनशिप्स हैं वो प्रॉपर सही वैल्यू या आइडेंटिफाई ना करा रहे हों, लेकिन मेजॉरिटी केसेस के अंदर जो है वो चल जाता है दोनों का एज अ कंपेरेटिव या एज अ सिमिलर बिहेवियर। उसके लिए जो है वो मजीद हमारे पास मोस्ट एग्जिस्टिंग अटेन्यूएशन रिलेशनशिप्स हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑब्टेन्ड फॉर स्मॉल टू मॉडरेट अर्थक्वेक्स एज रिजल्ट ऑफ द पॉसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज अर्थक्वेक्स। लार्ज अर्थक्वेक्स का डेटा मॉडरेट टू स्मॉल अर्थक्वेक्स का डेटा डेवलप करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद डिफरेंट रिलेशनशिप्स डेवलप किए गए
The typical attenuation relationships taking from the equation a naught is equals to c1 e power c2 m r e plus c3 whole power n c4, where a naught basically is the peak ground acceleration. आप कैलकुलेट कर सकते हैं with the respective vector magnitude and the epicentral distance, where c1 c2 and c3 and c4 basically are the constants जो कि region के ऊपर जो आपका respective area है, जो seismic zone है, उस seismic zone से जो है वो constants की वैल्यू हमें मिल रही होती है. जो remaining parameters हैं वो हम यूज करके XCP के ground accelerations को कैलकुलेट कर सकते हैं. So many relationships of the general form of above equations have been proposed, resulting in the rather wider scatter of the predicted values. कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो scatter है हमारा वो जिस तरह का एक peak ground accelerations है, लेकिन जितनी magnitude बढ़ती जा रही है उस तरह से उसकी जो distribution है वो भी increase होती जा रही है और properly scatter होता जा रहा है. पूरा जो waves की या peak ground accelerations हैं वो basically distribute होती जा रही हैं along the distance. Then in attenuation relationship we have a Stiva and Villa-Virti recommend the following form of last equation. A naught, उन्होंने मजीद उसी इक्वेशन को जो है वो रिलेशनशिप को मॉडिफाई किया पीक ग्राउंड एक्सीलरेशंस के लिए, और इसके अंदर उन्होंने जो है वो दो पैरामीटर्स कंसीडर किए. एक जो है वो मैग्नीट्यूड था रेक्टर स्केल का एंड सेकंड वाज द एपिसेंट्रल डिस्टेंसेस इन किलोमीटर्स, और उससे जो है वो जो है पीक ग्राउंड एक्सीलरेशंस कैलकुलेट करने की कोशिश की. द इक्वेशन सजेस्टेड बाय स्टीवा इज द शोन इन हियर इन दिस रिलेशनशिप. वी हैव एपिसेंट्रल डिस्टेंस एंड पीक ग्राउंड एक्सीलरेशंस, और इनसे जो है वो हम वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अटेन्यूएशन रिलेशनशिप हमारे पास आ गया कि विद द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर आपकी वेव्स जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती जाती हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम 3 earthquakes in the ranging from 5.5 to 6.5 magnitude prior to 1982, जो है वो सरंगोनी एट ऑल प्रपोज एन अटेन्यूएशन रिलेशनशिप, जिसके अंदर जो है वो उन्होंने जो रिलेशनशिप डेवलप किया पीक ग्राउंड एक्सीलरेशंस वर्सेस द एपिसेंट्रल डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, उनका जो रिलेशनशिप आया वो ये है. Building codes of Pakistan also provides the peak ground accelerations. We can see here these lines basically are the peak ground accelerations for the entire country. और पाकिस्तान जो है वो different zones के अंदर भी distributed है कि ground accelerations and intensity basically जो है वो how these both are connected, कि हमने ground एक्सीलरेशंस जो थी या पीक ग्राउंड एक्सीलरेशंस को हमने मैग्नीट्यूड के साथ पीछे डिस्कस करा है. अब हम पीक ग्राउंड एक्सीलरेशंस को इंटेंसिटी के साथ किस तरह से रिलाई कर रहे होते हैं या उनको जो है वो हम किस तरह से रिलेशनशिप डेवलप करते हैं. स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन टू विथस्टैंड अ स्पेसिफाइड इंटेंसिटी ऑफ ग्राउंड शेकिंग, कि हमारा जो स्ट्रक्चर हम बनाने लगे हैं that must resist the intensity of that earthquake. In earlier times this was expressed in terms of design modified Mercalli scale. However, in some parts of the world still this method is adopted. Nowadays intensity is generally expressed as the peak ground accelerations. के पहले तो modified scale से या modified Mercalli scale से जो हमें एक वैल्यू मिलती थी इंटेंसिटी की वो कंसिडर हो जाती थी, लेकिन आजकल के ज़माने के अंदर जो है वो डिज़ाइन पीक ग्राउंड एक्सीलरेशन से ही हम इंटेंसिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं, जो कि हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स यूज़ करते हैं फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया फोर्सेस व्हाइल एनालाइजिंग एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन मॉडिफाइड Mercalli intensity and peak ground acceleration based on the number of studies shown here in the figure. These are, we have a different types of intensities and these are the peak ground accelerations. और यहाँ पे हमारे पास जो है एक रिलेशनशिप डेवलप है. पीक ग्राउंड एक्सीलरेशन इज ओनली वन फैक्टर दैट अफेक्ट्स द इंटेंसिटी, कि ये ओनली एक फैक्टर है जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है इंटेंसिटी को. किस तरह से? अदर फैक्टर्स इंक्लूड द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग मोशन. डिफरेंट अर्थक्वेक्स विद द सेम पीक ग्राउंड एक्सीलरेशन, different earthquakes with the same peak ground accelerations can thus have a different destructive power and are perceived correctly to have different intensities. कि जिस तरह से हम पहले डिस्कस करा है मॉडिफाइड Mercalli केस के अंदर कि डिफरेंट जो है वो इंटेंसिटीज में हैव अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, कि एक मैग्नीट्यूड के ऊपर डिफरेंट इंटेंसिटीज हो सकती हैं, जैसे सम केसेस के अंदर हम डिस्कस करा है. इसी तरह से यहाँ पे ये कह रहा है कि डिफरेंट अर्थक्वेक्स विद द सेम पीक ग्राउंड एक्सीलरेशंस मे हैव डिफरेंट डिस्ट्रक्टिव पावर एंड आर करेक्टली टू हैव अ डिफरेंट इंटेंसिटीज, कि उनकी डिफरेंट इंटेंसिटीज हो सकती हैं एक ही पीक ग्राउंड एक्सीलरेशंस की.
The damage potential of an earthquake is much related to the peak ground velocity as to acceleration, particularly for more flexible structures. Some cases के अंदर peak ground accelerations करते हैं, some cases के अंदर जो है वो potential damage of earthquake या intensity को जो है वो peak ground velocity के साथ भी flexible structure के अंदर compare किया गया है. For this class of structure, modified Mercalli intensity basically or some measure of the ground acceleration, both of which are mainly relevant to the response of stiff structures, provide a poor estimate of a potential damage. And there's a approximately linear relationship as follows कि आप peak ground accelerations on average by using intensity आप calculate कर सकते हैं. The design acceleration जो है वो आप इस equation से भी निकाल सकते हैं. These are the different approximate linear relationships between the intensity and the peak ground accelerations. Now what is return period? Return period basically is the recurrence of the earthquake, जो एक ऐसा लिमिटेड टाइम है जिसके अंदर हम अज्यूम करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम मुल्तान में हैं तो मुल्तान का जो लास्ट अर्थक्वेक है वो कितने ईयर्स पहले आया, 15 साल पहले आया, फॉर एग्जांपल किस इंटेंसिटी का आया. तो रिटर्न पीरियड बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन कि एक रिटर्न पीरियड अर्थक्वेक का कितने साइकिल्स या कितने ईयर्स के बाद आता है. To assess the seismic risk associated with the given site, it is necessary to know not only the characteristic of strong ground shaking that are feasible for the given site, but also the frequency with which such events are expected. कि कितनी frequency या कितने years के बाद ये cycles जो है वो repeat हो रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा important एक factor है जिसके अंदर जो है वो different magnitudes versus the probability इन द ईयर्स के कितनी प्रोबेबिलिटी अर्थक्वेक की है वो डिफरेंट प्लेट्स ऑफ द जो सीस्मिक या टेक्टोनिक प्लेट्स की बेल्ट्स के लिए ये हमारे पास एक प्रेडिक्शन है. इट्स कॉमन टू एक्सप्रेस दिस बाय द रिटर्न पीरियड ऑफ एन अर्थक्वेक. ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सच इवेंट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कितने ईयर्स के बाद आ रही है, दैट फ्रीक्वेंसी बेसिकली इज नोन एज द रिटर्न पीरियड ऑफ एन अर्थक्वेक ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड व्हिच इज द एवरेज रिकरेंस इंटरवल फॉर अर्थक्वेक्स ऑफ इक्वल और लार्जर मैग्नीट्यूड्स. Large earthquakes occurs less frequently than the smaller earthquakes, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस करा है पीछे केसेस के अंदर. और much of the range of possible earthquake magnitudes, the probability of occurrence of earthquakes of different magnitude m are well represented by a gumbel कि उन्होंने different जो है वो earthquake की different magnitudes को और probability occurrence of the earthquakes after the years उन्होंने एक develop relationship किया. delta m is equals to alpha v e power beta into m कि probability एक हम किस तरह से achieve कर सकते हैं. एक relationship develop किया गया कि with respect to the magnitude एक probability या return period of the earthquake after how many years जो है वो duration जो है वो repeat होती जा रही है. Figure shows the data for different tectonic zones compared with the predictions of the above equation. कि ये equations की predictions हैं और different जो है वो tectonic plates की जो है एक analyze किया गया या एक relationship develop किया गया कि हमारे जो earthquake हैं वो किस intensity या frequency के साथ repeat हो रहे हैं. For example यहाँ पे हमारे पास let's suppose 5 years हैं और ये हमारे पास 0.001 year है. तो ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है, एक चार्ट डेवलप होता है कि किस तरह से हमारे जो अर्थक्वेक्स हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं. However, it is clear that the slip at portions of major tectonic boundaries occurs at comparatively regular intervals and generates earthquakes of comparatively uniform size. Some cases के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मेजर बाउंड्रीज हैं वो आपस में कनेक्ट या इंटरवल्स जो है वो उनके डिफरेंट आपस में जनरेट होते रहते हैं छोटे छोटे अर्थक्वेक उनकी वजह से. However, an example in the region of San Andreas fault east of Los Angeles कि लॉस एंजलिस के जो सैन एंड्रियास फॉल्ट के दरमियान जो उन्होंने एक डिफरेंट मेथड्स यूज करके एक 7.5 प्लस मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक है उनकी इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश की. दैट इंटेंसिटी बेसिकली वाज फाउंड या रिटर्न पीरियड वाज फाउंड इन द रेंज ऑफ 130 and 200 years. Even more regular behavior has been noted in South American plate in the Valparaiso in Chile. जो टेबल हमें रिप्रेजेंट करा रहा है as shown in the table, it will be seen that the average return period of 82 years has a standard deviation of only 7 years. This information can be relevant to the design of structures with limited design life. जो स्ट्रक्चर्स आपके लिमिटेड डिज़ाइन लाइफ के लिए आप बना रहे हो उस केस के अंदर आप इन स्ट्रक्चर्स को या इन जो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं
कि 1575 से लेके 1647 के दरमियान एक इंटरवल जो रहा वो आपका 72 साल का रहा। 1647 के बाद दूसरा 1730 में आया 83 साल का, उसके बाद 1822 में, उसके बाद 1906 में, उसके बाद 1985 में। 82 प्लस माइनस 10 बेसिकली इज द इंटरवल ईयर्स जिसको हम रिटर्न पीरियड कंसीडर करते हैं। नाउ असाइनमेंट नंबर 3। Assignment number 3, question number 1 basically is to explain the magnitude and intensity of earthquake. As you have already explained the magnitude in your previous lecture, in this assignment just define the magnitude and explain the intensity of earthquake. And secondly, second part of this question is how the ground motions of earthquake can be recorded. Okay, what are the seismographs, how we can record these the motions basically, earthquake ground motions हम किस तरह से measure करते हैं। उसके बाद second जो question है how building resist the earthquakes, I will provide you additional document जो है वो उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद जो है एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करानी है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।